हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड सब टॉपिक कर रहे थे, कूलम्ब्स लॉ एंड परमिटिविटी। तो वहाँ से अपने कूलम्ब्स लॉ का कुछ पार्ट रिमेनिंग रह गया था, जो अब अपन इस लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में अपन कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराएंगे और एक प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अपन ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज लेते हैं q1 एंड r2 डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट चार्ज लेते हैं q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r21 लेते हैं। इन सभी को अपन पोजीशन वेक्टर से लिख देते हैं। ये r1 पोजीशन वेक्टर, r2 पोजीशन वेक्टर एंड r21 पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ से अपन सेकंड के कारण फर्स्ट पर लगाया गया फोर्स निकालते हैं। तो इसके लिए अपन लेंगे सेकंड टू फर्स्ट की जो डिस्टेंस है r21 पोजीशन वेक्टर। तो इसको अपन वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं r2 प्लस r21 इक्वल टू r1। ठीक है, इसके बाद r21 अपने पास क्या आ गया, r1 माइनस r2। तो अब अपने पास कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे r12 का स्क्वायर हो जाएगा और r21 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी r21 कैप। ठीक है, r21 यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है, तो इस यूनिट वेक्टर को अपन r21 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, r21 का मैग्नीट्यूड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने इसको r21 को लिख दिया r1 माइनस r2, एंड जो ये पोजीशन यूनिट वेक्टर को लिख दिया r21 अपॉन r21 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हो गया इसका क्यूब, और यहाँ पर ऊपर एक वेक्टर आ गया r21 को अपन ने r1 माइनस r2 लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास ये जो फॉर्म है ये है कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली अगर अपन फर्स्ट के कारण सेकंड पे फोर्स निकालें तो सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और वहाँ से अपने पास इसका ये जो r21 है ये माइनस r21 होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिर इधर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन को जो रिजल्ट मिलेगा वो इसका माइनस होगा, मतलब F12 बराबर F21, सॉरी यहाँ पे 21 होगा। ओके, ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे अपन को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द corners of a square of side A. Find the net electrostatic force on any one of them. तो अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है, उसके चारों कोनों पर अपने पास चार्ज रखे हुए हैं। अपन को किसी भी एक पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो एक बार आप खुद ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये अपने पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 4 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। ये सभी चार्जेस सेम है जिनका अमाउंट है प्लस Q। ठीक है, इसको अपन ने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। तो सेकंड के कारण जो फोर्स लगेगा ये इसको क्या करेगा, रिपेल। फर्स्ट इसको इधर रिपेल करेगा एंड थर्ड इसको इधर रिपेल करेगा, एंड फर्स्ट इसको इधर रिपेल करेगा। ये इधर ही रिपेल क्यों कर रहा है, ये अपन ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ में फोर्स लगता है वो लाइन जॉइनिंग सेंटर के अलोंग लगता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि फोर्स F3 थर्ड चार्ज के कारण इधर लग रहा है, फर्स्ट के कारण इधर लग रहा है एंड सेकंड के कारण इधर लग रहा है। अब अपन सेकंड के कारण जो लग रहा है फोर्स इधर, इसको इधर कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं F2 cos 45, एंड सिमिलरली इसका कंपोनेंट क्या होगा, F2 sin 45। तो
यहाँ से अपना नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा, आई कैप डायरेक्शन में आ जाएगा F2 cos 45 एंड F3, एंड जे कैप डायरेक्शन में कितना आएगा, F2 sin 45 और F1 का सम। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं कि F1 और F3 का अमाउंट कितना है। तो इनके बीच की डिस्टेंस है a एंड चार्जेज है सेम, तो F3 लगेगा KQ² अपॉन A²। ठीक है, F3 और F1 सेम होगा क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है एंड चार्जेज भी सेम है। अब F2 में अंतर आएगा क्योंकि इसके बीच जो डिस्टेंस है ना वो अलग है, चार्जेज दोनों सेम है +Q एंड +Q। तो अपन पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये है a, ये भी a है, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे हो जाएगी √2a। ठीक है, तो F2 अपने पास क्या जाएगा, KQ² अपॉन √2a का स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो अपन को F2 मिलता है KQ² अपॉन 2a²। सिमिलरली F1 और F3 अपन को सेम मिलते हैं, तो इसलिए अपन उसको F लिख लेते हैं जिसकी वैल्यू होती है, मतलब जिसकी वैल्यू अपने पास आई है KQ² अपॉन a²। ठीक है, अब अपने पास F रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आई है, F3 प्लस F2 cos 45 इन आई कैप डायरेक्शन, F1 प्लस F2 sin 45 इन जे कैप डायरेक्शन। जो अपन यहाँ से देख सकते हैं, ये जे कैप डायरेक्शन है, ये आई कैप डायरेक्शन है। आई कैप डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं F2 cos 45 एंड F3, और जे कैप डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं F2 sin 45 एंड F1। आई कैप डायरेक्शन x डायरेक्शन है एंड जे कैप डायरेक्शन y डायरेक्शन है। तो अपन अपने पास अब F3 और F1 सेम है, तो इसकी जगह अपन F पुट कर देते हैं जैसा अपन ने वहाँ पे लिखा था। ठीक है, एंड F2 cos 45 एंड F2 sin 45 में sin 45 एंड cos 45 की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर अपने पास आता है F प्लस F2 आई कैप प्लस इन आई कैप डायरेक्शन प्लस F प्लस F2 अपॉन √2 इन जे कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास F प्लस F2 अपॉन √2 कॉमन आ जाता है और डायरेक्शन है आई कैप प्लस जे कैप। अब अपन F प्लस F2 की वैल्यू रख देते हैं, तो अपने पास F प्लस F2 की वैल्यू क्या आ गई, KQ² अपॉन a² प्लस KQ² अपॉन 2√2a²। ठीक है, F2 की वैल्यू ये है और √2 इसके नीचे जो ये अपन ने लगा रखा है, और आई कैप प्लस जे कैप टोटल कॉमन है। यहाँ से अपने पास F रिजल्टेंट अपन को क्या मिलता है, KQ² अपॉन a² 1 प्लस 1 अपॉन 2√2, और डायरेक्शन अपने पास क्या आ गई, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज +Q1 is revolving around a fixed charge -Q2 in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution. तो एक बार आप वीडियो को पॉज करें और खुद करने की ट्राई करें। देखो यहाँ पे अपन को रिवोल्यूशन पीरियड निकालना है, मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, अब यहाँ एक चार्ज है वो दूसरे के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो यहाँ पे कौन सी मोशन हुई, सेंट्रल फोर्स मोशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सर्कुलर पाथ होगा उसके एक साइड लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी साइड लगेगा कूलाम्ब फोर्स। तो इन दोनों फोर्स को अपन बराबर रख देते हैं। तो कूलाम्ब फोर्स क्या है, KQ² अपॉन r²। मैंने यहाँ Q की वैल्यू को सेम कंसीडर किया है, अगर वो अलग अलग दे तो KQ1 Q2 अपॉन r², उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अपनी वैल्यू दे रखी है वो इसमें पुट करनी है, बस अपने को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² अपॉन r, जो कूलाम्ब फोर्स के बराबर होगा KQ² अपॉन r² के। ठीक है, तो अपन यहाँ पे v की वैल्यू रख देते हैं, v बराबर r ओमेगा। अब ओमेगा की टर्म में अपन क्यों निकाल रहे, क्योंकि अपन को टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो यहाँ से अपन को टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, तो v = r ओमेगा अपन रख देते हैं। यहाँ से अपने पास KQ² अपॉन r² बराबर mr² ओमेगा² अपॉन r मिल जाता है। यहाँ r से r कट जाता है और एक r को अपन
इधर भेज देते हैं तो अपने पास क्या आता है, के क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इस इक्वेशन से ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, तो बाकी सारी टर्म्स को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो अपने पास ओमेगा की वैल्यू आती है रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। अब ओमेगा बराबर अपन को पता है 2π/t होता है, तो t इक्वल टू क्या होगा 2π/ओमेगा। तो अपन 2π से ओमेगा को डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास यहाँ से t की वैल्यू अपन को ये मिल जाएगी। ठीक है, t इक्वल टू 2π√mr³ अपॉन के क्यू स्क्वायर। ये अपना टाइम रिवोल्यूशन है। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।